हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक अनाथ होना किसी श्राप से कम नहीं होता। एक इंसान या तो बचपन से ही अनाथ होता है या फिर जीवन के सफ़र में उसे अपने मझधार में छोड़ जाते हैं। इन दोनों पहलुओं में वह इंसान अनाथ ही रह जाता है। बचपन से अनाथ बच्चे का दर्द शायद कम हो, क्योंकि जब से उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने आप को अकेला ही पाता है। अगर माँ बाप बीच में छोड़ जाएं तो उस इंसान का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आंखें खोली तो परिवार का प्यार और रिश्तों की खुशी। लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाए तो वह इंसान ना तो पुराने रिश्तों को भूल पाता है और ना ही नए रिश्तों को अपना पाता है। राजपुर गांव में रहने वाली टीना, जो अपने पिता राजवीर और माँ सुशीला जी के साथ रहती थी। टीना की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मीना था। टीना और मीना में उम्र का ज़्यादा फर्क तो नहीं था, लेकिन मीना उससे 3 साल बड़ी थी। मीना 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और टीना चौथी कक्षा में पढ़ती थी। मीना और टीना दोनों ही पढ़ने में काफ़ी होशियार थीं। राजवीर जी एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और दोनों बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में सभी शिक्षक उनकी तारीफ़ किया करते थे। दोनों ही बहनें जितनी पढ़ाई में अव्वल थीं उतनी ही स्पोर्ट्स में भी ग्रीष्म ऋतु में थीं। दोनों ही बहनें घर पर ही थीं क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो चुके थे। दोनों ही बहनें एक दूसरे से झगड़ती या फिर टीवी देखती। सुशीला जी का तो दिमाग ही गर्म हो जाता। दोनों की किचकिच सुनकर रोज़ सुशीला जी नई नई फरमाइशें करते और जो मना कर दिया तो घर सिर पर उठा लेते। अब तो सुशीला जी भी भगवान से प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए और कुछ समय के लिए वह शांति से रह सके। गांव में एक मेला लगा था तो मीना और टीना दोनों ही मेले में ले जाने के लिए अड़ गई। राजवीर जी को कुछ स्कूल का काम था, इसीलिए उन्होंने 2 दिनों तक ले जाने के लिए मना कर दिया। जैसे तैसे 2 दिन गुजर गए, लेकिन दोनों ने अब जिद पकड़ ली तो राजवीर जी को हार मानकर मेले में लेकर जाना पड़ा। मेले में बहुत सारे खिलौने और खाने की चीज़ें थीं। राजवीर जी ने भी बिना किसी टोक टोक के जिसे जो खाना था खिला दिया। मेले में गहने और कपड़े की दुकानें भी लगी हुई थीं। राजवीर जी का पूरा परिवार मेले में लगी एक एक दुकान को बड़े ध्यान से देख रहा था कि उनकी नज़र वहाँ लगी गहनों की दुकान पर पड़ी। जल्दी से दुकान पर पहुंचकर मीना और टीना ने अपने अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी। तभी सुशीला जी की नज़र वहां पर एक चैन पर पड़ी जिसमें पेंडेंट भी था। सुशीला जी को चैन काफ़ी पसंद आई। उन्होंने एक जैसी 2 चैन खरीदी और एक दोनों के गले में पहनाते हुए कहा कि यह कभी भी अपने गले से मत उतारना। दोनों ने हाँ कहा और मेले में लगी झूलों की ओर बढ़ गईं। मेले में लगी सभी झूलों में बैठ गईं। इतनी ज़्यादा मस्ती करने के बाद दोनों थक गई थीं और आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी। राजवीर जी ने दोनों को आइसक्रीम दिला दी। अब दिन ढलने को था, इसीलिए राजवीर जी ने सभी को गाड़ी में बैठने को कहा। राजवीर जी के पास गाड़ी के नाम पर एक बाइक थी जिस पर वह चारों मेला देखने आए थे। अंधेरा होने लगा था जिससे राजवीर जी घबरा रहे थे, क्योंकि घर के रास्ते में जंगल पड़ता था और रात के अंधेरे में सभी जानवर सड़क पर आ जाते थे। जैसे ही राजवीर जी एक पुल के पास पहुंचे तो सामने से आ रही ट्रक ने राजवीर जी की बाइक को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर ने बहुत पी रखी थी, इसीलिए आगे से आने वाली गाड़ी उसे दिखाई नहीं दी। टक्कर इतनी बड़ी थी कि सभी एक दूसरे से बहुत दूर गिर गए। राजवीर जी बाइक के पास थे और उनके कुछ दूरी पर सुशीला जी गिरी। मीना पुल से नीचे गिर गई थी और टीना उन लोगों से बहुत दूर पड़ी हुई थी और वो होश में नहीं थी। मीना इतने बड़े पुल के पानी में गिर गई थी, लेकिन वह जिंदा भी है या नहीं कोई नहीं जानता। वह एक बहुत बड़ा भीषण एक्सीडेंट था। इतने बड़े एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई। ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। जैसे ही राजवीर जी की बाइक टकराई, वह आगे की तरफ एक उछाल के साथ ट्रक की कांच से जा टकराए। उनकी वहीं उसी वक्त मृत्यु हो गई और सुशीला जी उछलकर पुल की दीवार से उनका सिर टकरा गया और उनके सिर पर चोट लगने से उनकी भी मृत्यु उसी समय हो गई। लेकिन दोनों बच्चे जो उन दोनों के बीच में थे, शायद भगवान ने उन दोनों की ज़िंदगी और लिखी थी, लेकिन दोनों को अलग कर दिया। टीना को एक्सीडेंट के बाद जब होश आया तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहती, माँ पापा कहाँ हो आप, कहाँ चले गए? और छोड़ो मेरा हाथ, दीदी कहाँ हो? इनसे कहो कि मेरा हाथ छोड़े, मेरा हाथ दुख रहा है। दीदी आप आकर इनको खूब मारना। पुलिस अब तक यह सोच रही थी कि एक्सीडेंट की जगह पर यह लड़की अपने माँ बाप के साथ मिली थी और हमने कोई दूसरी लड़की नहीं देखी। उन्हें तो यह लग रहा था कि उनकी एक ही बेटी है जो उस समय उन्हें मिली थी। फिर भी चलो वारदात वाली जगह पर देख कर आते हैं। उन लोगों ने सुबह जाकर उस जगह को अच्छी तरह चेक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। मीना पुल के एकदम किनारे जहाँ उसका
उस अंधेरे में दिखना असंभव था, वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही सुबह हुई मीना को होश आया तो उसने उसी पुल वाली जगह पर खुद को पाया। उसके सिर के पीछे की तरफ खून आ रहा था। वह जैसे तैसे उठकर सड़क पर आ गई, लेकिन सड़क एकदम से सुनसान थी। वह घबराकर रोने लगी और सड़क के किनारे एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। शरद अपनी पत्नी स्नेहा के साथ एक माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, क्योंकि उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन बच्चे का सुख उन्हें नहीं मिला। माता जी के दर्शन के बाद सुबह सुबह जल्दी ही शहर के लिए निकल गए, क्योंकि उनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। वह लोग भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र मीना पर पड़ी। मीना रोते हुए एक पत्थर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर शरद ने अपनी कार रोक दी और स्नेहा से कहा कि वहाँ कोई लड़की रो रही है, चलो चलकर देख आते हैं। स्नेहा ने भी हाँ कहा और दोनों उसके पास चले गए। उन्होंने पूछा कि बेटा आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मीना कुछ नहीं बोलती तो स्नेहा बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि आप अच्छे बच्चे हो ना, तो बताओ कौन हो आप। मीना उन दोनों को अजीब तरीके से देखती और कहती है मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, देखो खून भी आ रहा है। सिर से आ रहे खून को देखकर शरद और स्नेहा दोनों ही डर जाते हैं और उसे लेकर अस्पताल आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और आएगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। अब शरद और स्नेहा सोच में पड़ जाते हैं और स्नेहा कहती है क्या हम इस बच्ची को अपने साथ ले चलें प्लीज़, मैं तो यही समझ रही हूँ कि माता रानी ने इस तरह मेरी गोद भर दी। शरद भी कुछ सोच समझकर हाथ कर देता है और क्योंकि इतने सालों में अगर खुद भगवान ही उन्हें खुशी देना चाहते हैं तो वह उसे कैसे खो सकते हैं। शरद और स्नेहा मीना को उनके साथ लेकर अपने घर ले आए। मीना को शरद और स्नेहा के रूप में माँ बाप का प्यार मिल रहा था। जब पुलिस मीना को खोजने आई थी वह उससे पहले ही शरद और स्नेहा के साथ जा चुकी थी, इसीलिए उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। अब टीना का अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस रोए जा रही थी। टीना को पुलिस वालों ने रामदयाल अनाथालय में भर्ती करा दिया। रामदयाल जी एक बहुत अच्छे इंसान थे, वह सभी बच्चों को अपने खुद के बेटे की तरह पालते थे। टीना उन्हें बाबा कहती थी। समय के साथ साथ उसका रिश्ता रामदयाल जी से गहरा होता चला गया। कुछ सालों के बाद रामदयाल जी चल बसे, उनकी जगह उनके बेटे और बहू ने ले ली। दोनों ही बड़े मतलबी और लालची किस्म के इंसान थे। जब से वह लोग आए थे उन्हें खाने और पहनने को भी ढंग के कपड़े भी नहीं दिए जाते थे। वह हमेशा उस जगह से निकलने की कोशिश करती थी। टीना पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और वह उसके स्कूल में फर्स्ट आया करती थी, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। उसने 12वीं में स्कूल में टॉप किया था। कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान जी उन जैसों की सुन लिया करते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीना ने बहुत सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और वो भी उस जगह से दूर, बस उसे वहाँ से किसी भी तरह निकलना था। उसे शिमला के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। उसने वहाँ से निकलने का एक जरिया मिल चुका था। वह जल्दी से नए शहर जाने की तैयारियां करने लगी। इन सभी में वह रामदयाल जी को काफ़ी याद करती है, क्योंकि चाहे आज वो जैसे भी रह रही हो, लेकिन उस समय रामदयाल जी ने सभी को पिता से बढ़कर प्यार दिया था। एक बार को उस अनाथालय को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन अपने सुखद भविष्य के लिए वह इस जगह से निकलना चाहती थी। अब टीना शिमला के लिए निकल पड़ी। अपने नए जीवन के आरंभ के लिए टीना अपनी सभी पुरानी यादों को अलविदा कहते हुए शिमला के लिए निकल गई थी। शिमला की प्राकृतिक सुंदरता में टीना मानो खो सी गई। वह ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, सुबह सुबह की ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाट, उस पर हल्की हल्की धूप, इतना खूबसूरत नज़ारा आज दिन तक उसने कभी नहीं देखा था। वह इतना खो गई कि उसे होश ही नहीं था कि वह कब पहुंच गई। टीना बस से उतरकर कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल था। थोड़ी देर बाद ऑटो रिक्शा से कॉलेज के गेट के बाहर उतर गई और बहुत उत्सुक थी अपने नए जीवन के लिए। कॉलेज के गेट पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद कॉलेज में एंटर हुई। कॉलेज को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने खुद को ही एक थप्पड़ जड़ दिया ताकि उसे यह पता चले कि सच है या कोई सपना। कॉलेज काफ़ी बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। टीना बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी हॉस्टल के लिए चल दी। टीना की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर उसे एक रूम दे दिया, जिसमें उसे एक और लड़की के साथ रूम शेयर करना था। टीना अपने रूम में आई तो वह लड़की, जिसका नाम दीप्ति था, उसने टीना को ऊपर से नीचे तक देखा और अपना मुंह पिचकाती हुई अपना काम करने लग गई।
टीना ने उसे बुलाया भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। टीना अपना सामान सेट करने लग गई और सफ़र के कारण थक गई थी, इसलिए बाथरूम में थोड़ा फ्रेश होकर आ गई। वह अपने साथ गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा लेकर आई थी, जो उसने टेबल पर रखा और बैग से सामान निकालने मुड़ी ही थी कि दीप्ति ने गणेश जी की प्रतिमा को नीचे पटक दिया और चिल्लाने लगी, गवार कहीं की, खबरदार जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाया। तो अब टीना ने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ, मैंने क्या किया? गणेश जी की प्रतिमा जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी। टीना को अब रोना आ रहा था। दीप्ति वार्डन को बुलाकर कहती है कि वह इस कमरे में नहीं रहेगी, वो भी इस गवार के साथ। वार्डन के बहुत समझाने पर भी दीप्ति नहीं मानी और गुस्से से उसे उल्टा सीधा बोलते हुए कमरे से चली जाती है। दीप्ति दूसरे कमरे में अपना सामान शिफ्ट कर लेती है। टीना तो एकदम से सन्न रह गई, वो यहाँ क्या सोच कर आई थी और उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन वह अपने आप को इतना जल्दी नहीं टूटने देना चाहती थी। टीना ने खुद को हिम्मत दी और अपना सारा सामान सेट कर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने कॉलेज के आसपास के सभी कॉफ़ी शॉप पर पूछ लिया और अब बस एक ही कॉफ़ी शॉप बाकी रह गया था और जल्दी अंधेरा भी होने वाला था। टीना ने सोच लिया था कि अगर यहाँ से उसे जॉब नहीं मिली तो वह अपने आप को थोड़ा समय देगी और फिर कोई जॉब ढूंढेगी। टीना को कॉफ़ी शॉप पर काम मिल गया। वह बहुत खुश हुई, लेकिन अभी उस कॉफ़ी शॉप के ओनर से पूरी बात नहीं हुई थी, लेकिन जॉब लगभग पक्की थी। आज के पूरे दिन में यही एक खुशखबरी टीना को मिली। टीना कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलकर हॉस्टल के लिए बढ़ने लगी कि अचानक ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। टीना अपने आप को बचाने के लिए भागती हुई रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक वह एक कार से जाकर टकरा गई। उस व्यक्ति ने कार को सही समय पर रोक लिया। ठंड के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है और अभी भी अंधेरा हो चुका था। कार से टकराने के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से बहुत ज़ोर से बिजली कड़की, जिससे टीना और भी ज़्यादा डर गई। उस लड़के ने कार से ही उस लड़की को देखा तो बस देखता रह गया। उसके गोरे बदन पर नेवी ब्लू कलर का अनारकली और उसके खुले हुए बाल, उस पर बिजली की चमक, ऐसा लग रहा था कि कोई परी बादलों से निकलकर सामने आ गई हो। उस लड़के को एक बार को तो ख्वाब सा लगा, इसीलिए वह एक बार को कार के कांच को साफ करने लगा और फिर देखा तो वह उसे नहीं दिखी। उस लड़के ने इधर उधर देखा और सोचा कि वह कोई सपना है। वह भी अपना सिर झटक कर निकल गया। टीना के सपनों का पहला कदम संघर्ष के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन अब टीना भी डटकर आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार थी। टीना कल हुई सारी बातों को भूलकर नई सुबह में नई उम्मीद के साथ कॉलेज के लिए तैयार हो गई। गणेश जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना की। टीना ने गणेश जी की नई प्रतिमा कल रात को हॉस्टल आने से पहले खरीद ली थी। अपने बैग में 2 नोटबुक्स लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज काफ़ी बड़ा और बेहद खूबसूरत था। टीना चलते चलते कॉलेज के एक एक जरे को देखने में लगी हुई थी। इधर उधर देखने के चक्कर में टीना सामने से आ रहे लड़के से जाकर टकरा गई। वह दोनों इतना ज़ोर से टकराए थे कि उस लड़के का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। टीना उसके ऊपर एक पल को, दोनों को कुछ समझ नहीं आया। फिर टीना जल्दी से उठते हुए उस लड़के को सॉरी कहा और पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई है। वैसे तुम्हारा ध्यान था किधर? टीना ने झिझकते हुए कहा, सॉरी, आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और यह कॉलेज बड़ा सुंदर है और इसे देखने के चक्कर में आपसे टकरा गई। उस लड़के ने कहा, इट्स ओके, कितनी बार सॉरी कहोगी, चलो बाय। कहते हुए दोनों अपनी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। टीना को क्लास ढूंढते हुए आने में थोड़ी देर हो गई। टीचर क्लास में आ चुके थे। टीना परमिशन लेकर अंदर आ गई और टीचर के कहने पर एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। क्लास खत्म हो जाने के बाद अपने पास वाली सीट पर बैठे हुए लड़के की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाय, मेरा नाम टीना है और तुम्हारा? वह लड़का जो सिर झुकाए हुए नोटबुक में कुछ लिख रहा था। टीना की बात सुनकर उस लड़के ने अपना सिर ऊपर किया तो टीना हैरान रह गई, क्योंकि यह वही लड़का था जिसके साथ अभी कुछ समय पहले टक्कर हुई थी। उस लड़के ने अपना सिर उठाकर कहा, मेरा नाम मृदुल है, और टीना को उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी क्लास में हो? तुमने पूछा ही नहीं, मृदुल ने कहा। पीछे से दीप्ति अपनी चेयर से उठकर अपने दोस्तों के साथ टीना के पास आ गई और कहा, अरे गवार, क्या हुआ, कैसा लगा कॉलेज? तुमने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कॉलेज नहीं देखा होगा। वैसे ये कपड़े कौन से चोर बाजार से लेकर आई हो? दीप्ति उसके कपड़े, उसके बालों और उसके पहने हुए चप्पल तक का मजाक उड़ा रही थी।
वह और उसके दोस्त सभी उसके चारों ओर घूमते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब टीना की आंखों में नमी आने लगी। वह कुछ कह पाती उतने में मृदुल ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया दीप्ति, अब जाओ अपनी जगह पर। मृदुल के इतना कहते हुए भागते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और उसके दोस्त भी डर गए थे और जाकर चुपचाप बैठ गए, जैसे हुआ ही नहीं कुछ। मृदुल से क्लास में सभी डरते थे, कुछ तो उसके नाम के कारण और कुछ उसके घमंड और बदतमीजी के कारण। या फिर यूँ कह सकते हैं कि मृदुल क्लास में गुंडागर्दी करता था। नीमा ने कहा कि मैडम बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, एक बार तुम उनसे मिल लो और बाद में ज्वाइन हो जाना। टीना भी हाँ कहकर एक जगह पर आकर बैठ जाती है। लगभग 15 मिनट के बाद खूबसूरत सी लड़की जिसने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखा था, वह दिखने में उससे 2 या 3 साल बड़ी लग रही थी, वह अंदर आ रही थी। नीमा ने जल्दी से टीना को, जिसके चलते कोई उससे पंगा नहीं लेता था। टीना ने मृदुल को थैंक्स कहा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। सॉरी क्लासेस ख़त्म हो गई और अब टीना कॉफ़ी शॉप के लिए निकल गई। टीना सीधे जाकर नीमा से मिली जिसने उसका इंटरव्यू लिया, बुलाया और कहा जाओ जाकर मैडम से मिल लो। टीना घबराते हुए कमरे में एंटर करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और वह काम क्यों कर रही है वह भी उसे साफ साफ बता देती है। मैडम भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देती हैं और उन्होंने अपना नाम बताया कि हाय मेरा नाम पूजा है और तुम चाहो तो अभी से अपना काम कर सकती हो। टीना भी खुश होकर हाँ कह देती है। टीना को पूजा को देखकर अपनी माँ की याद आने लगती है और एक अजीब एहसास जैसे कि वह उसे काफ़ी समय से जानती हो। टीना पूजा से मिलकर केबिन के बाहर आ जाती है, लेकिन उसका मन कह रहा था कि पूजा को उसने कहीं देखा है। यही सोचते हुए नीमा के पास गई और अपना काम शुरू कर दिया। कॉफ़ी शॉप पर काम करते हुए रात के 9 बज चुके थे। टीना ने जॉब के लिए परमिशन ली थी हॉस्टल से, लेकिन इतनी रात को हॉस्टल कैसे जाए यह चीज़ उसने सोची ही नहीं। पूजा घर के लिए निकल रही थी और उसकी नज़र टीना पर पड़ी, जो किसी चिंता में नज़र आ रही थी। पूजा उसके पास गई और कहा, क्या हुआ? टीना ने हड़बड़ाते हुए कहा कि मैं हॉस्टल कैसे जाऊंगी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे हॉस्टल तुम्हें छोड़ देती हूँ। टीना ने भी हामी भरी और पूजा के साथ चल पड़ी। जहाँ टीना को पूजा का साथ अच्छा लग रहा था, वहीं पूजा को भी टीना का साथ पसंद था। पूजा कार चलाते हुए अचानक से रुक गई और दूसरी तरफ देखने लगी, जिससे टीना को कुछ अजीब लगा और उसने पूजा से पूछा कि आप वहाँ क्या देख रही हैं, कोई है क्या वहाँ? पूजा ने उस रास्ते को टटोलते हुए कहा, यार कहाँ चला गया, अभी तो देखा था उसे। टीना को कुछ समझ आ रहा था कि पूजा किसे ढूंढ रही है। टीना ने कहा कि चलो ना नीचे उतर कर देखते हैं, शायद मिल जाए। पूजा ने भी हामी भरी और फुर्ती के साथ कार से निकल गई। पूजा को इस तरह भागते हुए देखकर टीना हैरान रह गई और हंसते हुए कार से बाहर आ गई। दोनों ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। टीना को एक 3 पीस सूट पहने एक लड़का दिखाई दिया, जो काफ़ी हैंडसम और उसके चेहरे पर एरोगेंस झलक रहा था। पूजा को बुलाकर पूछा कि कहीं यह वही लड़का तो नहीं। पूजा ने भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। टीना ने कहा कि चलो ना बात करते हैं, लेकिन पूजा ने मना कर दिया क्योंकि वह उसे नहीं जानता था। पूजा ने उसे एक बिजनेस पार्टी में देखा था और तब से लेकर आज तक वह दिल ही दिल में उसे पसंद करती है। टीना ने उसको नाम पूछा तो पूजा ने उसका नाम विवेक बताया। टीना ने कहा, क्या आप आज उनके साथ जाना पसंद करोगे? बोलो ना। पूजा ने कहा हाँ कहा और हैरानी से पूछा कैसे? तो टीना ने एक पेन निकालकर कार की हवा निकालते हुए कहा कि कैसा लगा मेरा आइडिया, तुम ना एकदम बेस्ट हो। कहते हुए टीना के गले लग गई। लगते ही दोनों को एक सुकून मिला। टीना को एक अपनेपन का एहसास हुआ और उसकी आंखों में अनायास ही नमी आ गई। पूजा की आवाज़ से टीना होश में आई और कहा, अब चलिए उनके पास, आज उनको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। दोनों ही विवेक के पास जाते हैं। टीना नाटक करते हुए कहती है, दीदी अब हम कैसे घर जाएंगे, हमारी कार भी खराब हो गई है और आपके फ़ोन में चार्ज भी ख़त्म हो गया। टीना यह सारी बातें अपनी आंखों में से आंसू टपकाते हुए कह रही थी और पूजा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। वह इस तरह से बोल रही थी कि विवेक को सब अच्छी तरह से सुनाई दे। और फिर क्या था, विवेक फंस गया इनके नाटक में। उसने खुद आगे बढ़कर इन्हें लिफ्ट देने को कहा। पूजा ने झिझकते हुए कहा कि आपको हम तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे घर पहुंचने का। विवेक ने झट से कहा कि तकलीफ की कोई बात नहीं,
मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, चलिए मेरे साथ, कहते हुए कार के पास ले आया। पूजा ने जल्दी से टीना को फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। विवेक कार में बैठकर पूजा को सीट बेल्ट लगाने को कहा, लेकिन पूजा तो विवेक में इस कदर खो गई कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए खुद विवेक थोड़ा ऊपर आते हुए सीट बेल्ट लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गलती से दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। एक बार को दोनों को कुछ समझ नहीं आता और हड़बड़ाते हुए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विवेक अपनी कार स्टार्ट कर उनसे उनका पता पूछा और उस रास्ते पर निकल गए। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हो गई। आज पूजा को उसके घर का रास्ता बहुत छोटा लग रहा था। सभी पूजा के घर पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और अलविदा कहा। टीना भी पूजा के घर पर ही उतर गई, नहीं तो विवेक को शक हो जाता कि पूजा ने टीना को रात को वहीं रुकने को कहा और घर के अंदर चले गए। पूजा के माता पिता दोनों ही टेंशन में घर में चक्कर लगा रहे थे और जैसे ही उन्होंने पूजा को देखा तो उनकी जान में जान आई। दोनों ही जल्दी से पूजा के पास आए और कहा कि कहाँ रह गई थी और तुझे कितने फ़ोन किए हमने, कहाँ रह गई थी। कहते हुए दोनों ने सवालों की झड़ी लगा दी। पूजा ने दोनों को शांत करते हुए कहा कि उसकी कार खराब हो गई थी और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। कहते हुए पूजा अपने कान पकड़ लेती है और दोनों अपना गुस्सा भूल जाते हैं और दोनों को खाना खाने के लिए बोलते हैं। पूजा टीना को उसका रूम दिखाती है और कुछ कपड़े देती है चेंज करने के लिए। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं और सभी आपस में बात करते हैं और अचानक ही पूजा रोने लगती है। सभी एकदम से हैरान रह जाते हैं कि अचानक टीना को क्या हुआ। सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे कि अचानक से टीना रोने लगी और उसे देखकर सभी हैरान रह गए। पूजा जल्दी से टीना के पास आकर चुप कराने लगी और पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। टीना ने सिसकते हुए कहा कि मैं इतने सालों से यह सब मिस कर रही थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ पापा और दीदी के जाने के बाद जैसे अकेली हो गई थी और एक अनाथ की तरह ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद मेरा भी परिवार होता तो हम सब मिलकर ऐसे ही हंसी खुशी से रहते। पूजा उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है, हम हैं ना। और अब ऐसी बात कभी मत करना, समझी। टीना ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए और सुबह जल्दी उठकर टीना हॉस्टल के लिए निकल गई। अगले दिन कॉलेज में क्लास के बाद दीप्ति फिर अपने दोस्तों के साथ टीना को परेशान करने आ गई, क्योंकि मृदुल आज क्लास से जल्दी निकल गया था। आज दीप्ति ने टीना को बहुत भला बुरा कहा, जिससे वह काफ़ी रोने लगी और अपना बैग लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। टीना कुछ देर रोई, क्योंकि उसे सभी अनाथ, गरीब और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। लेकिन टीना को सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ा और वह है अनाथ। अगर वह अनाथ है तो उसमें उसकी क्या गलती। क्या वह खुद अनाथ होना चाहती थी। बस यही सब सोचकर उसका मन दुखी हो रहा था। दीप्ति ने टीना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई ताकि वह उसे मृदुल की नज़र में नीचा दिखा सके। टीना कुछ देर रोने के बाद उसे याद आया कि वह कॉफ़ी शॉप के लिए लेट हो रही है, तो वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। टीना जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ी थी, उसके पीछे पीछे दीप्ति भी आ गई और टीना के बाथरूम में जाते ही उसने धीरे से बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। टीना लगभग आधे घंटे तक बाथरूम में रही। बहुत आवाज़ लगाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि कॉलेज ख़त्म हो गया था, इसीलिए सभी जा चुके थे। आज मृदुल लाइब्रेरी गया हुआ था और उसे वहीं लेट हो गया। बाहर निकलने के रास्ते से बाथरूम पड़ता था, इसीलिए वह जैसे ही बाथरूम की तरफ से निकल रहा था, किसी के जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो मृदुल जल्दी से वहां जाकर देखा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो वह समझ गया कि किसी ने जानबूझकर किसी लड़की को बंद किया है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गया, क्योंकि टीना बेहोशी की स्थिति में उसके ऊपर आकर गिर गई। मृदुल भी टीना की हालत देखकर घबरा गया और जल्दी से टीना के चेहरे पर पानी डालकर उसने जगाया
और कहा कि कैसी हो तुम। टीना ने थोड़ी देर बाद हाँ में अपना सिर हिलाया और झट से उठने लगी। मृदुल ने पूछा कि इतना हड़बड़ा क्यों रही हो। टीना ने कहा मुझे कॉफ़ी शॉप जाना है, मैं वहाँ काम करती हूँ, मुझे लेट हो गया है। मृदुल का तो सिर चकरा गया क्योंकि इस हालत में भी टीना को काम पर जाना था। मृदुल प्यार से कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टीना ने खुद की हालत देखकर मृदुल के साथ जाना ही सही समझा और मृदुल टीना को कॉफ़ी शॉप छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। आज कॉफ़ी शॉप पर भी बहुत ज़्यादा लोग थे, इसीलिए सभी को आज काम ज़्यादा ही था। पूजा विवेक को कॉल कर कल के लिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है और विवेक भी पूजा से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। बस क्या था, दोनों ने डिसाइड किया कि रात को दोनों डिनर पर मिलेंगे और कहते हुए कॉल कट कर देते हैं और पूजा अपने काम में लग जाती है। आज सभी अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। टीना किसी का ऑर्डर लेकर जा रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गए। जैसे वह गिरने वाली थी कि पूजा ने उसे संभाल लिया और टीना बेहोश हो गई। पूजा उसके गाल पर थपथपाते हुए जगाने लगी और धीरे धीरे टीना को होश आने लगा। इन सभी में पूजा के गले में पहनी हुई चैन बाहर निकल गई, जिसे टीना ने देखा तो वह शॉक रह गई। टीना ने जैसे ही उस चैन को देखा तो वह एक बार को शॉक रह गई, क्योंकि यह वही चैन थी जो टीना की माँ ने अपनी दोनों बेटियों को उस मेले वाले दिन पहनाया था। टीना सोच में पड़ जाती है और पूजा से तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर सच्चाई का पता लगाने पूजा के घर चली जाती है। पूजा के माता पिता दोनों ही घर पर ही थे। पूजा के घर जाकर टीना ने पूछा कि अंकल आंटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात का बुरा ना माने। पूजा दीदी के गले में जो चैन है वह बचपन से है क्या? उनके पास पूजा के माता पिता दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोला बेटा क्यों पूछा तुमने? टीना ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे और मेरी दीदी को एक जैसी चैन पहनाई थी। उनके मौत से पहले, कहते हुए टीना ने वह चैन दिखाई जो बिल्कुल पूजा के चैन जैसी ही थी। अब पूजा के माता पिता यानी स्नेहा और शरद जो एक एक्सीडेंट की जगह से एक लड़की को अपने साथ ले आए थे, शरद ने सारी बात टीना को साफ साफ बताई और कहा बेटा उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है और यह सब तुम पर निर्भर है कि तुम यह बात पूजा को बताना चाहती हो या नहीं। टीना एक बार को सोच में पड़ जाती है और कहती है कि नहीं अंकल, उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी असली बहन हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी वजह से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कहते हुए खुशी खुशी घर से निकल जाती है। अब पूजा और विवेक का रिश्ता भी प्यार से शुरू होकर शादी की डोर से बंध जाता है। दोनों बहुत खुश थे और पूजा ने इसका श्रेय सिर्फ टीना को दिया, जिसके कारण वह विवेक से शादी कर पाई। दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं और इन दिनों में टीना और मृदुल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों ज़्यादातर साथ साथ ही रहते। मृ- मृदुल और टीना साथ साथ पढ़ते और मृदुल ही टीना को कॉफ़ी शॉप छोड़ने आता और उसे लेने भी आता। मृदुल को धीरे धीरे प्यार का एहसास होने लगा था। जहाँ मृदुल उसके प्यार में पड़ रहा था, वहीं टीना उससे कहीं ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन टीना अपनी किस्मत से भी डरती थी। मृदुल टीना को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उससे पहले घर पर बात करने की सोची। मृदुल ने अपने घर पर टीना के बारे में बताया, लेकिन एक बार को तो घर वाले नहीं माने। लेकिन मृदुल ने सभी को समझाया कि वह उससे बहुत प्यार करता है। घर वालों से कहता है कि आप सभी की रजामंदी होगी तभी वह उसे प्रपोज करेगा। अब घर के सभी लोग हैरान रह गए कि मृदुल प्रपोज करने के लिए भी हमारी रजामंदी ले रहा है और घर के सभी लोग बड़े खुश हुए और सभी ने अपनी रजामंदी दे दी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पर पूरा विश्वास था कि वह एक अच्छी लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा। मृदुल का काफ़ी बड़ा सारा परिवार था जो कि एक साथ एक ही घर में रहते थे। मृदुल का बड़ा भाई विवेक था। विवेक ने मृदुल को कॉलेज छोड़ने के बहाने से वह उस लड़की को देखना चाहता था जो मृदुल की पसंद है। टीना मृदुल का कॉलेज के बाहर वेट कर रही थी। जैसे ही मृदुल कार से उतरा, टीना उसके ओर बढ़ने लगी। वह एकदम से विवेक को देखकर रुक गई और घबराने लगी। विवेक भी यह बात समझ रहा था, इसीलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और पूजा को टीना के बारे में पूछता है। पूजा विवेक को सब कुछ सच बता देती है और अब विवेक को भी मृदुल की पसंद पर गर्व होता है।
मृदुल टीना को अपने दादाजी के जन्मदिन पर बुलाता है, लेकिन वह आने से मना कर देती है। लेकिन मृदुल की रिक्वेस्ट पर वह आने को तैयार हो जाती है। मृदुल उसे एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि शाम को तैयार रहे, वह उसे लेने आएगा। टीना मृदुल की लाई हुई ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसका मन काफ़ी घबरा रहा था कि पता नहीं मृदुल की फैमिली कैसी होगी, उसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। घबराते हुए वह कमरे में चक्कर लगा रही थी कि मृदुल उसे लेने आ जाता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। घर के आसपास कोई लाइट्स नहीं जल रही थी, तो टीना डरते हुए कहती है कि यहाँ लाइट्स क्यों नहीं है और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। मृदुल टीना को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। टीना अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर बाद मृदुल टीना को अपनी आंखें खोलने को कहता है। टीना ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वह दंग रह गई। चारों तरफ पूरे घर को लाइट्स और फूलों से सजाया गया था और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया गया। मृदुल टीना के सामने घुटने पर बैठ गया और टीना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। टीना सहम गई और उसने शादी से मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और जाने लगी। मृदुल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? टीना ने कहा कि मैं एक अनाथ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए मैं सही विकल्प नहीं हूँ। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है, मेरी जैसी लड़की के साथ शादी कर अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। मृदुल ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? टीना ने बिना देखे कहा कि प्यार और शादी दोनों अलग चीज़ है और मेरे लिए तो तुम्हारी यादें ही काफ़ी हैं। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मेरी खुशी के खातिर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दूँ। सॉरी मृदुल कहते हुए जाने लगी। तभी मृदुल का पूरा परिवार टीना के सामने आकर खड़ा हो गया। हम इतनी अच्छी और सच्ची बहू को नहीं खो सकते हैं। बेटा, क्या तुम हमारी बहू नहीं हमारी बेटी बनोगी? टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा टीना का हाथ पकड़कर मृदुल के पास आती है और कहती है कि मुझे तो तुम ही पसंद हो, मेरे देवर के लिए मेरी प्यारी देवरानी। कहते हुए सभी हंसने लगते हैं। टीना की शादी मृदुल से हो गई और कन्यादान स्नेहा और शरद ने किया। कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जिनके बच्चे नहीं थे उन्हें आज 2 बेटियों के कन्यादान का सुख मिला। टीना को सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, जो सपना वह कभी टूटने नहीं देना चाहते थे। अब एक अनाथ के पास उसका एक बड़ा सा परिवार है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।